बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम इरफाक मीर है और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे रिजवाना, जो कम सिन बच्ची 14 साल की ये बच्ची है, इसके ऊपर घरेलू तशद्दुद का निशाना बनी है। और ये तशद्दुद किसी आम शख्सियत ने नहीं किया, बल्कि इंसाफ के जो दावेदार हैं, जो इंसाफ कायम करने वाले लोग हैं, जो इस्लामाबाद एक कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल जज हैं, उनकी बीवी ने इस बच्ची को जो तशद्दुद का निशाना बनाया और एक बिल्कुल होशरुबा इंकशाफात हो चुके हैं। इस केस के हवाले से आज बात करूंगा कि क्या अपडेट है, क्योंकि रिजवाना की जो सेहत के हवाले से बात की जा रही थी कि अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कभी उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है, कभी उसकी सांस में दुश्वारी होती है। तो ज़िंदगी और मौत की कशमकश के दरमियान ये बच्ची फंसी हुई है और इसके ऊपर जो तशद्दुद करने वाले लोग हैं वो अभी भी ज़मानतें लेकर बिल्कुल घरों में एसी में आराम कर रहे हैं। और एक और चीज़, इस केस के हवाले से बहुत ज़्यादा बात तो हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारे साफ़ी इसके ऊपर बात करें, न्यूज़ चैनल के ऊपर बात हो रही है। लेकिन ये जो इसके ऊपर तशद्दुद किया गया, इस कम सिन बच्ची के ऊपर, फूल जैसी बच्ची के ऊपर, इसके आप पिक्चरें देख सकते हैं, इसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया कि इसके चेहरा भी पहचाना नहीं जा रहा और इसकी हड्डियां टूटी हुई हैं। वो इसके ऊपर मैं मेडिकल जो एक रिपोर्ट है उसके मतलब भी बात करूंगा, जो मेडिकल बोर्ड के तश्कील दिया गया था, उसके जो हेड हैं जोदक सलीम साहब, उन्होंने क्या बात की। लेकिन ये जो औरत है, ये आम औरत नहीं है। ये इस्लामाबाद के जो सिविल कोर्ट के जो जज हैं आसिफ हफीज़ साहब, उनकी जो ये अहलिया हैं सोमिया आसिम साहिबा, इन्होंने इसके ऊपर तशद्दुद किया है और होशरुबा इंकशाफात किए हैं। इसकी वालदा की दुहाइयाँ हैं जो बिल्कुल दिल को चीर देने वाली दुहाइयाँ हैं। जिस तरह वो चीखो पुकार कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे साफ़ियों के पास आकर कि किस तरह इस बच्ची के ऊपर जुल्म किया गया। वालिदैन तो अपने सामने अपने बच्चों को रोता हुआ भी नहीं देख सकते और उन वालिदैन के सामने इस बच्ची की ये सूरत हाल है, तो ये कितना अलमनाक एक वाक़या हो चुका है पाकिस्तान में, जिसकी कानों कान किसी को खबर नहीं है और इतना जुल्म पिछले कई अरसे से हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर इस सारे मामले के ऊपर यह है कि जो सिविल कोर्ट के जो जज हैं आसिम हफीज़ साहब, क्या वो इस मामले से कम्प्लीटली लाताल्लुक़ हैं? क्या उनके ऊपर ये इल्ज़ामात नहीं लगने चाहिए कि आप इस्लाम जो इंसाफ के दावेदार हैं और आपके ही घर में ये चीज़ें हो रही हैं, क्या वो इस मामले से बिल्कुल लाताल्लुक़ है? क्या इनका इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है? इसके ऊपर बात करूंगा। और दूसरा, रिजवाना की तबीयत अभी कैसी है, क्योंकि 48 घंटे के ऊपर बात की गई थी, लेकिन अब जो जोदक सलीम साहब से उनसे बात हुई है, वो क्या इस मामले के ऊपर बात करते हैं, वो क्या अपडेट दे रहे हैं कि इसकी तबीयत कितनी खतरे से खाली है। ये तो कहा जा रहा है कि खतरे से अब थोड़ी बहुत बेहतर है, जो पिछले दिनों से उससे क्योंकि बेहतर है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई हैं वो बड़ी होशरुबा हैं। और उसके बाद जो वालदा ने इसकी बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट, इस सारे मामलात के ऊपर बात करूंगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये इस केस के हवाले से जो अपडेट है, जो न्यू डेवलपमेंट है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस सारे मामले की अब सुनवाई होना शुरू हो चुकी है। पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस मामले के ऊपर बातचीत हो रही थी, ये केस की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी के ऊपर भी चल गया है। तो इसके ऊपर बात करूंगा। आपसे गुजारिश होगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो गुजारिश होगी पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट बर वक्त पहुंचते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं रिजवाना की तबीयत के हवाले से। जो मेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ने तश्कील दिया था, उसके जो हेड हैं जोदक सलीम साहब, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा है कि इसकी तबीयत अब जो पिछले कुछ दिनों से अब बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन 48 घंटे का कहा गया था, लेकिन अभी भी अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा नाजुक है। इसकी तबीयत बिगड़ भी जाती है और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि नमूनिया का भी इसको फैक्टर हो चुका है, क्योंकि इसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया, तशद्दुद की तो रुदाद ही इतनी दर्दनाक है कि बयान करने के लिए वो अल्फाज नहीं है मेरे पास। कि इसको सबसे पहले जो इसकी वालिदा हैं उसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि इस वालिदा ने एक इंटरव्यू दिया, उसके मतलब उन्होंने सारी ये स्टोरी बयान कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमें ये कॉल की गई कि इसको आके ले लिया जाए। तो पिंडी एक कोई अड्डे का ये नाम लेते हैं कि जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, वहाँ पर इनको इंतज़ार कराया गया 2 घंटे कि इसको हम लेके आ रहे हैं। फिर 2 घंटे और इंतज़ार किया गया और उन्होंने कहा है कि बाजी अपनी गाड़ी पे इसको लेके आई और नीचे फेंका, अपनी गंद खुद ही संभालो। तो जब हमने इसको देखा तो इसके ऊपर जो इसका चेहरा था, इसके सर के ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ था। तो खैर, जब इसने गाड़ी पे उतारा और वो खुद चलेगी, तो बाद में हमने उसके जब रश में उसको देखा तो उसके सर में चोटें थी और इतनी गहरी चोटें, और उसमें कीड़े पड़े हुए थे। कीड़े पड़े हुए थे उसकी चोट के ऊपर, उसकी उंगलियां टूटी हुई थी, उसके बाजू टूटे हुए थे और उसकी कमर के ऊपर भी बहुत सख्त चोटें थी, उसके अंदर भी कीड़े पड़े हुए थे। ये रुदाद उसकी वालदा सुना रही है, एक वालदा जो अपनी बच्ची के बारे में ये चीज़ें सुना रही है, तो कितना दर्दनाक ये पूरा सिनेरियो है। तो ये इसके ऊपर बाद में उसकी माँ ने बड़ा शोर किया, उस जितनी भी आवाम थी इर्द गिर्द वो इकट्ठी हुई। तो उसकी वालदा का कहना है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम गाड़ी करते या टैक्सी करते उसको अस्पताल लेके जाते। तो लोगों ने कुछ बस में हमें बिठवाया और अस्पताल लेके गए, लेकिन वहाँ पर जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद हमें दी गई, कुछ डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने इसके ऊपर पट्टी की, लेकिन इसकी सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि इसकी ज़ख्मों में कीड़े पड़े हुए हैं। और जब उसने वालदा ने उस बच्ची से पूछा कि ये तुझे क्या हुआ, इतना तेरे ऊपर तशद्दुद हुआ, तूने हमें बताया क्यों नहीं,
तो उसने कहा ये तशद्दुद आज से नहीं, जब से ये मैं जहाँ पर नौकरी कर रही हूँ, एक किसी बंदे के थ्रू इससे नौकरी को लगवाया गया था, जब से ये नौकरी कर रही हूँ दूसरे दिन से ही मेरे साथ ये तशद्दुद किया जा रहा है, मुझे मारते हैं। मुझे मारने की वजह ये बताई गई, जो ये सोमिया आसिम है, इसकी वजह से, इसकी तरफ से ये वजह बताई गई कि ये सफाई ठीक नहीं करती थी। और उस बच्ची ने भी कहा कि मैं सफाई गई, ये कहती थी कि सफाई तुम ठीक नहीं करती, और फिर मेरे ऊपर तशद्दुद किया जाता था, मेरे जो ज़ख्म होते थे उसके ऊपर ये मारती थी। तो उसके ऊपर माँ ने ये सवाल किया कि तेरी तो टांगें इस काबिल नहीं कि तू चल सके, तो उसके बावजूद कैसे काम करती थी। तो वो कहती है इतना दर्दनाक ये लफ्ज़ है उस मासूम सी फूल जैसी बच्ची के कि ये जो बाजी हैं ये मुझे मारती थी, जो मेरे पहले ज़ख्म होते थे उसके ऊपर ये अपने नाखून घुसेड़ती थी, और दर्द के मारे में फिर मुझे उठना पड़ता था, फिर अपने आप को घसीट के मैं दोबारा सफाई करती थी। और उसकी आंखों की ये सूरत हाल है कि आंखों के अंदर खून जमा हुआ है, और उसका रीज़न ये है कि वो अपने जो नाखून थे वो इसकी आंखों में डालती थी, और उसकी जो सर है, इसके जो कमर है, इसकी जो ज़ख्म है, इसके अंदर कीड़े पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसको खून का भी इन्फेक्शन हो चुका है, पूरा जिस्म में जितना खून है इसके ऊपर इन्फेक्शन है, और उसके बाद नमूनिया भी इसको हो चुका है, और जो तशद्दुद की वजह से जो एक फेफड़ा है वो भी काम करना छोड़ चुका है, जिसकी वजह से इसको बार बार सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है, ऑक्सीजन उसको कंसिस्टेंटली लगी हुई है। तो उसकी तबीयत के हवाले से ये अपडेट है जो मैंने आपके सामने रख दी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, एक तो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो क्या है, वो तो अब यही है कि 7 तारीख को ही पता लगेगा, क्योंकि बेगम साहिबा को अब जो ज़मानत जो मिल गई है 7 तारीख तक, तो 7 तारीख तो वो बिल्कुल एसी के अंदर आराम करेंगी। 7 के बाद उनका मूड आएगा तो वो अदालत आएंगी, नहीं तो वकील को भेज देंगी। तो ये 7 तक की अब कहानी चलेगी। गरीब आदमी तक इंसाफ पहुंचना इतना मुश्किल हो चुका है कि उनकी आने वाली नस्लें भी इंसाफ ढूंढने में लगी रहती हैं, लेकिन केस का कोई पता नहीं लगता। तो इन बच्चों के पास, इन गरीब लोगों के पास जो दिहाड़ी कमा के रात को खाते हैं, वो कैसे केस की प्रोसीडिंग्स चला सकेंगे। तो ये अब 7 तारीख को पता लगेगा। लेकिन ये जो सोमिया आसिम है यही कह रही हैं कि मेरे ऊपर ये जो वालिदैन है ये बक कर रहे हैं, ये अपने से बातें छोड़ रहे हैं, हमारी इज्जत के ऊपर ये दाग उछाना चाल रहे हैं, बाकी इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है, मैंने किसी के ऊपर तशद्दुद नहीं किया। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट साहब उन्होंने दरख्वास्त दायर की, उन्होंने कहा है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो जज साहब हैं उनको भी कटहरे में लाना चाहिए, इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, और जल्द से जल्द इन लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि जो आसिम हफीज़ साहब हैं, जो एडवोकेट हैं, वो क्या इस सारे मामले से लाताल्लुक़ हैं, क्योंकि ये बच्ची खुद भी कह रही है कि रात को ये मुझे कमरे के अंदर सोने नहीं देते थे, जख्मों के ऊपर ये मुझे मारते थे, और रात को मैं कई बार सहन के अंदर सोती थी, इतने बड़े घर होने के बावजूद बारिश में भी भीगती थी। क्या ये जज साहब जो घर में रहते हैं, घर की उनको इतनी खबर नहीं है, जो इंसाफ के बड़े जी दावेदार हैं और इतने लोगों को ये केसेस भी उन्हें सुने होंगे, तो उनके घर में क्या हो रहा है इनको ये नहीं पता। रात को अगर ये घर आते हैं इनको नहीं पता इस बच्ची के साथ क्या हो रहा है, इसकी आहो पुकार क्या वो नहीं सुन रहे। तो इस मामले के ऊपर इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि ये जो जज साहब हैं इनको भी इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जब एक लड़की जिसका नाम फातिमा था जिसने चोरी की, तो बहुत सारे मक्का के लोग आ गए, उन्होंने सिफारिश करवाई कि इनको माफ़ कर दिया जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या अजीम अल्फाज कहे, हमारी नस्लें उन पर कुर्बान। ने कहा कि इस फातिमा की जगह अगर मेरी बेटी फातिमा अगर ये चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काटता। तो क्या ये जज साहब जो इतने इंसाफ के दावेदार हैं उनको अपने घर में नहीं झांक के देखना चाहिए कि मेरे घर में क्या हो रहा है। इतना बड़ा इंसानी अलमिया वहाँ पर जन्म ले चुका है और इनको इसकी खबर नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करूँगा इस मामले के ऊपर जल्द से जल्द और इनके जो वालिदैन हैं इनको भी सपोर्ट दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को जो इंसाफ का जो कल्चर है इसके तो बिल्कुल इसके बारे में अल्फाज नहीं कि कैसे बयान किया जाए कि गरीब तक इंसाफ पहुँचना अब दूर की बात है। लेकिन अब देखना ये है क्या जो जालिम और पैसा जीतता है या जो इंसाफ है उसका बोलबाला होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।